मरुस्थलीय मृदा को देखेंगे। ये है नेक्स्ट प्रकार हम लोग का। काली मृदा देख लिए, लेटेराइट मृदा देख लिए, लाल पीली मृदा देख लिए। अब हम लोग मरुस्थलीय मृदा देखेंगे। मरुस्थलीय मृदा जो है सबसे कम उपजाऊ मृदा है, और यह जो है आप जानते ही हैं कि इधर मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। ये क्यों मरुस्थल है, तो इसका कारण हम लोग देख सकते हैं। देखिए, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, क्योंकि यह बालू से बना हुआ होता है, और बालू का रंग आप लोग देखते हैं कैसा होता है। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। रेतीली रेत का बना हुआ, और लवणीय इस चलते कि नमक इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और आपको हम पिछला दिन किसी वीडियो में ये भी बताए थे कि ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था और वो सूख गया, जिसके वजह से वहाँ पर ऐसे नमक भी मिलता है। वहाँ क्या किया जा सकता है, नमक को लोग मिट्टी के जैसे मतलब ये करते हैं, खोद के निकालते हैं, मतलब वहाँ पर मिट्टी मिलती है। अब देखिए कैसे कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, एकदम बनाया जाता है इस क्षेत्र में। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण, शुष्क जलवायु बहुत सूखा जलवायु मतलब नमी नहीं है, और तापमान बहुत ऊंचा लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास चला जाता है तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। जल वाष्पन मतलब वहाँ जितना भी पानी है सूख जाता है, वाष्प तापमान ज़्यादा है तो पानी गर्म होकर के सूख जाता है, और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। अब पानी सूख गया तो पानी सूख जाने के बाद क्या हो गया कि नमी कम हो गया, और नमी जब कम हो जाता है मिट्टी में तो वहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे, और पेड़ पौधे कम होंगे तो उनका डेड मटेरियल भी कम होगा, पत्ता वगैरह जो चीज़ें हैं वो कम होंगी, और उनके वजह से ह्यूमस कम होगा। मृदा की सतह के नीचे, मिट्टी के सतह के नीचे अगर खोद करके देखा जाए तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और हालांकि कैल्शियम तो एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि हमारा मिनरल है, पौधों के लिए जरूरी चीज़ है कैल्शियम, लेकिन अति कोई चीज़ का ठीक नहीं होता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जब नीचे जाइएगा, जैसे जैसे मिट्टी के नीचे जाइएगा परतों में, तो आपको कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। बताइए, नीचे खोद के जाइएगा तो उधर आपको चूना के कंकड़ मिलने लगेगा। आप लोग उजला उजला देखे होंगे मिट्टी में कहीं से, वही चूना के कंकड़ है। इसके कारण मृदा में जल अंतः संयंदन, इनफिल्ट्रेशन, अंतः संयंदन मतलब कि पानी का अंदर जाना, सीप करना, वहाँ जमा होना रुक जाता है, क्योंकि नीचे अब तुरंत भर में ना एक सतह मिल गया, किस चीज़ का, एक परत मिल गया कैल्शियम का, तो नीचे में पानी जाने नहीं देता है, और जब नीचे पानी जाएगा नहीं तो जितना पानी होगा वो बह करके समुद्र में चला जाएगा, नीचे सीप हो जाता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता तब ना। लेकिन चूँकि एक लेयर है बहुत जल्दी ही, इसके वजह से वहाँ पर पानी बहुत कम मिट्टी में रह पाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में पंजाब तरफ से जो है इंदिरा गांधी नहर एक है, उसको फोड़ करके ले जाया गया है, और वहाँ पर नहर के जरिए सिंचाई किया गया, और उस क्षेत्र में खेती बहुत बढ़ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मृदा, जिसको हम लोग वन मृदा कहते हैं। वन क्षेत्र में पाया जाने वाला मृदा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग फोटो में तो देखे ही नहीं किधर हमारा कौन सा मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी है, तो इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ऐसा मिट्टी पाया जाता है।
वन मृदा। वन मृदा कहाँ है, तो इसका हम लोग फोटो देखें कहीं है। पर्वत और वन, ये देखिए पर्वत और वन, इस सब क्षेत्र में पर्वत और वन पाया जाता है, वन मृदा। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। देखिए सब वर्षा वन है। वर्षा वन मतलब कि जिस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है उसके वजह से जो वन विकसित होते हैं वो वर्षा वन यहाँ पर है। और ये देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, ये सिक्किम है, ये आपको मिल जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब का कुछ क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में जो है आपको कौन मृदा मिल रहा है, इसमें आपको वन मृदा मिल रहा है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। अब जैसा पर्यावरण पर्वतीय क्षेत्र में होगा उसी अनुसार इस मृदा में भी बदलाव आता चला जाता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। नदी घाटी में, अब देखिए नदी घाटी जैसी हम लोग बात किए थे ना, अब यहाँ से अगर नदी बने तो जो मिट्टी बनेगा ये छोटे छोटे कण को बहा करके लेके जाएगा, और उसमें चूंकि ये वन से होकर के तो आ रहा है, इसमें ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा मिट्टी जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो और ह्यूमस ज़्यादा, उसको दोमट मिट्टी हम लोग कहते हैं। तो दोमट मिट्टी इसमें मिल जाएगा ज़्यादा कहाँ, तो घाटी क्षेत्र में। और हमारा यहाँ पर सिल्टदार मतलब क्या होता है, जैसे जब मट्टी ढो करके लाया जाता है तो एक परत जम गया, फिर अगला साल लेकर के आएगा तो फिर एक परत जमेगा, फिर अगला साल लेकर के आएगा नदी मिट्टी को तो एक परत, तो इस तरह से जो मिट्टी बनता है इसको सिल्टदार मिट्टी बोलते हैं। मतलब परत परत से जम करके, सिल्ट जम करके बनता चला जाता है। सोन में भी इस तरह के कहीं कहीं मतलब इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। तो ऊपरी ढालों पर मोटे कणों का क्यों होगा भाई, तो सब छोटा कण तो ढो करके लेके आ जाया गया, तो बच जो जाएगा वो भारी और मोटे कण ही बच जाते हैं, है कि नहीं। मोटे कणों का होता है हिमालय के हिम आच्छादित क्षेत्रों में, हिमालय के हिम आच्छादित ये एकदम जिधर जिधर बर्फ है, इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। अपर्दन मतलब कटाव होता है, और ये अधिशिलिक मतलब एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। क्यों, क्योंकि जो ह्यूमस वाला मिट्टी हो तो कट करके नीचे आ गया, और जो बची हुई जो मिट्टी का हिस्सा रह गया उसमें ह्यूमस नहीं रह पाता है, और वो थोड़ा कैसा हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में नदी घाटी के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। देखिए अब ऐसा ऐसा वर्ड दिए हुए हैं, इसका मतलब समझिए। नदी घाटी के निचला क्षेत्र, तो देखिए जब ऊपर से नदी आई तो नीचे बह करके जा रही है, तो सबसे नीचे मतलब जहाँ पर नदी का ढलान सबसे नीचे हो उस क्षेत्र में, तो क्यों वहाँ उपजाऊ होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो ऊपर से मिट्टी जो ढो करके लाया गया था, ऊपर से छोटा छोटा या हल्का कण जो ढो करके लाया गया था, वो आके जमा कहाँ होगा, सबसे लास्ट में। इसके वजह से वो उपजाऊ हो जाता है। और विशेषकर नदी सोपान किसको बोला गया, तो नदी के द्वारा जो नहीं लेकर के आया गया, इसका जो तट जो बनता है दोनों तरफ उधर। अब समझिए जलोढ़ पंख किसको बोलेंगे, तो जो मिट्टी ढो करके लाया गया, जलोढ़ मिट्टी तो आप लोग देखबे किए थे ये, तो ये दोनों तरफ वाला जो मिट्टी होगा ना, ये वाला मिट्टी में बहुत ज़्यादा उपजाऊपन रहता है। आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो उपजाऊ होने का मुख्य वजह यही है कि ऊपर से जो कुछ भी अच्छी चीज़ें ढो करके लाई गई वो इधर ही नीचे वाला क्षेत्रों में ही रख दी गई मतलब हाँ, ज़्यादा दूर ट्रेवल करने के बाद धीरे धीरे जमती जाती हैं, और इस तरह से हमारा मिट्टी का सारा प्रकार हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के अपरदन को कैसे रोका जाए,
और उसको बचाया कैसे जाए। तो इस बारे में हालांकि हम लोग कुछ बात किए थे, लेकिन फिर से हम लोग